नमस्ते मेरे नौनिहालों, कैसे हैं आज? मैं श्रुति मालवीय आप लोगों का स्वागत करती हूँ मोशन लर्निंग में। होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। मजा आता है तब ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें हम लोगों को याद रहती हैं। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 प्रथम संक्रमण श्रेणी के भाग 7 की, और इसमें हम बात करेंगे धातुओं के ऑक्साइड और ऑक्सो ऋणायनों के बारे में। देखो आपने जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो हैं उनके बाद में एक टॉपिक है आपके, है ना, कि संक्रमण धातुओं के अन्य महत्वपूर्ण यौगिक, है ना। कौन सा टॉपिक है? संक्रमण धातुओं के अन्य महत्वपूर्ण, है ना, ध्यान दीजिएगा क्या है महत्वपूर्ण यौगिक। इन यौगिकों में जो आपको पढ़ना है ना, वो पढ़ना है किसके बारे में? इन संक्रमण धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में बेटा, और इनके ऑक्सो ऋणायनों के बारे में, यानी कि ऐसे ऋणायन जिनके ऊपर, ऐसे ऑक्साइड जिनके ऊपर क्या हो बेटा? ऋण आयन हो। ऑक्सो ऋण आयनों के बारे में आपको यहाँ पर बात करनी है। यानी कि जैसे आपका जैसे हो गया MnO4, है ना, जैसे हो गया आपका MnO4 माइनस, MnO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस, ये इन सब के बारे में। तो देखो ऑक्साइड भी है और ऋणायन भी है, इसलिए ऑक्सो ऋणायनों के बारे में हम अब यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? ऑक्साइडों के बारे में बात करेंगे। अब देखो ये जो संक्रमण धातु आयन है ना, ये ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। अब संक्रमण धातु के ऊपर जो भी चार्ज होगा, देखिए मेटल के ऊपर जो भी चार्ज होगा, यानी कि Mn+ चार्ज अगर है ना, तो आपको पता है ऑक्सीजन जब ऑक्साइड बनाता है तो ऑक्साइड आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? 2- चार्ज होता है। तो जब इन दोनों का यौगिक बनता है तो देखो इसकी टोपी इसके पैर में आ जाती है और इसकी टोपी इसके पैर में आ जाती है, तो हम कंपाउंड कैसा बनाते हैं? M2 M और इसके नीचे N। अब N कुछ भी हो सकता है, संक्रमण धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, है ना, +2 +3 +4 +5 +6 +7 जितनी भी है वो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे और अलग अलग तरीके का ऑक्साइडों का निर्माण करेंगे। अब ऑक्साइडों के बारे में हम यहाँ पर क्या क्या बातें करेंगे? देखो ऑक्साइडों के गुणधर्म वगैरह सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब ऑक्साइड जो है, कौन से ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, कौन से ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं, उनके आयनिक कैरेक्टर्स कैसे हैं, उनका जो एसिडिक बिहेवियर, यानी कि ऑक्साइडों के, इन ऑक्साइडों के हम क्या पढ़ेंगे? आयनिक लक्षण पढ़ेंगे, आयनिक लक्षण पढ़ेंगे। दूसरा हम इनके बारे में बात करेंगे आयनिक लक्षणों के साथ साथ इनके अम्लीय सामर्थ्य की, अम्लीय सामर्थ्य की बात करेंगे। और हम इस पे बात करेंगे ऑक्साइडों के आयनिक लक्षण, अम्लीय सामर्थ्य, और इन ऑक्साइडों के जो अपने हैं आयनिक लक्षण, अम्लीय सामर्थ्य और इनके गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? गलनांक की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, है ना, कि ऑक्साइडों के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? इनके आयनिक लक्षण, अम्लीय सामर्थ्य और गलनांक के बारे में बात हम लोगों को करनी है। अब जो संक्रमण धातु ऑक्साइड है वो कितने टाइप के होते हैं बेटा, वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। संक्रमण धातु के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं, वे क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं, और कुछ जो है वो उभयधर्मी प्रकृति के भी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब उदासीन नहीं है, उभयधर्मी का मतलब है टाइम टाइम पे एसिड और टाइम टाइम पर बेस की तरह, यानी कि कभी वो अम्ल की तरह, जरूरत पड़ने पर अम्ल की तरह और जरूरत पड़ने पर क्षार की तरह वो व्यवहार करें, वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी कहलाते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो तीनों तरीके के होते हैं, ठीक है। उनके बारे में क्या क्या बात करनी? आयनिक लक्षण, अम्लीय सामर्थ्य और मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक की यहाँ पर हम लोगों को बात करनी है। तो देखो शुरू करते हैं। देखो संक्रमण धातु के ऑक्साइडों का जो सामान्य सूत्र है, मैंने अभी आपको बताया था कैसे बनते हैं। अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अकॉर्डिंग ये इस तरह कैसे अलग अलग टाइप के ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। अब मैंने आपको कहा ये क्षारीय भी होते हैं, अम्लीय भी होते हैं और उभयधर्मी भी हो सकते हैं। तो देखो हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और बाद में बात करेंगे। तो अम्लीय ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे वेनेडियम का ऑक्साइड CrO3, Mn2O7 आदि, और जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं TiO3, V2O3, MnO, FeO, Fe2O3, NiO, कॉपर का ऑक्साइड। ये सब कैसे होते हैं बच्चों? क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड आप देख रहे होंगे कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं? TiO2, V2O5, Mn3O4 और
MnO2। अब ये क्षारीय और अम्लीय का पता कैसे लगेगा, इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। तो देखो अभी हम बात करेंगे कि क्षारीय और अम्लीय किस प्रकार से होते हैं। ऑक्सीकरण अंक पर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं बेटा। देखिए क्या होता है, अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाले जो भी ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चा, अम्लीय होते हैं। आप देखिए इधर वाली स्लाइड में आप देखो कि अधिक अम्लीय, अधिक जो संक्रमण, अधिक जो ऑक्सीकरण अंक है, देखो वेनेडियम O2 में देखो आप VO2 को देखो, VO2 में वेनेडियम के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, +4 चार्ज है ऑक्सीजन की वजह से, और V2O3 में ऑक्सीजन के ऊपर देखिए कितना चार्ज है, 3+ चार्ज है। बोलिए ये ज्यादा है ये कम है, तो बताइए ये अम्लीय होगा और ये क्षारीय होगा। तो जिन ऑक्साइडों पर, बात क्या हुई है, जिन ऑक्साइडों पर अधिक ऑक्सीकरण संख्या होती है वे ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, परंतु कम ऑक्सीकरण संख्या वाले कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो जिस भी मेटल, अब देखो जैसे मैंगनीज है ना, मैंगनीज जो है +2 से लेकर के +7 तक की ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, तो +2 वाला जो कैसा होगा, अम्लीय होगा, +7 वाला कैसा होगा, क्षारीय होगा, और इनके बीच में जितने भी बन रहे हैं ना वो सारे के सारे उभयधर्मी होंगे। तो देखिए सामान्यतया अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाले ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, कम ऑक्सीकरण संख्या वाले क्षारीय होते हैं, जबकि अन्य जो है वो उभयधर्मी होते हैं। बोलिए बात समझ में आई। अगली बात करते हैं, तो फैजान का नियम, देखो फैजान का नियम आप लोगों ने पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो हम आगे के लेक्चर्स में भी और एक बार बात कर लेंगे। तो फैजान का रूल क्या बोलता है, फैजान का रूल कोवेलेंट कैरेक्टर्स की बात करता है, यानी कि आयनिक और सहसंयोजक लक्षणों की बात करते हैं। ठीक है, फैजान क्या बोलते हैं कि फैजान बोलते हैं कि भाई ऐसे पोलराइजेशन है ना, ध्रुवीकरण जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर्स उतने ही ज्यादा होंगे, यानी कि सहसंयोजक लक्षण जो होंगे वो उतने ही ज्यादा होंगे, है ना। और सहसंयोजक लक्षण जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ फैजान का नियम। फैजान का नियम, फैजान का नियम क्या है, किस पर बात करता है ये, सहसंयोजक लक्षण की, सहसंयोजी लक्षणों की या गुणों की बात ये करता है। तो सहसंयोजी लक्षण किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं बेटा, देखिएगा छोटे धनायन पर, छोटा धनायन, यानी कि धनायन का साइज जितना छोटा होगा उस कंपाउंड का जो सहसंयोजी लक्षण होगा वो उतना ही ज्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। ठीक, दूसरा ये बड़ा ऋणायन, ऋणायन का साइज जितना बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे, सहसंयोजी लक्षण उतने ही ज्यादा होंगे। और तीसरी बात करता है ये ऑक्सीकरण संख्या की। तो देखिए फैजान के नियम के अनुसार ऑक्सीकरण अंक जैसे जैसे बढ़ता है सहसंयोजी गुण अधिक होते चले जाते हैं। बोली बात समझ में आ रही है। तो आप किसी भी कंपाउंड के, है ना, ये ना सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के, किसी भी दूसरे यौगिकों का यदि आपको पता लगाना है कि भाई ये आयनिक है या सहसंयोजी गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो आप फैजान को याद कर लीजिए। फैजान बहुत बढ़िया आदमी है। फैजान ने बताया क्या, लक्षण बताए हैं, सहसंयोजी लक्षण। सहसंयोजी लक्षण जो है वो इन 3 से 4 और भी बातें हैं, पर अभी हमारे काम की सिर्फ इतनी ही है, इन पर ही हम चर्चा करेंगे। तो सहसंयोजी लक्षण इन 3 बातों पर डिपेंड करते हैं और यहाँ पर हमारे को फोकस करना है इस पॉइंट पर, ऑक्सीकरण अंक पर। ठीक है, तो फैजान का नियम क्या बोलता है, ऑक्सीकरण अंक जैसे जैसे बढ़ेगा सहसंयोजी गुण वैसे वैसे बढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है कि जिनका ऑक्सीकरण अंक कम होगा वे आयनिक होंगे, है ना। तो बात क्या बोल रहे हैं, फैजान के नियमानुसार ऑक्सीकरण अंक जैसे जैसे बढ़ता है सहसंयोजी गुण अधिक होते हैं तथा आयनिक गुण कम होते हैं, क्योंकि सहसंयोजी गुण और आयनिक गुण एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, है ना। सहसंयोजी गुण जिसके ज्यादा होंगे उसके आयनिक कैरेक्टर्स कम होंगे और जिसके सहसंयोजी गुण कम होंगे उसके आयनिक कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अगली बात, जिन ऑक्साइडों की ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है उनमें अम्लीय सामर्थ्य भी अधिक पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीकरण अंक ज्यादा तो सहसंयोजी गुण भी ज्यादा, सहसंयोजी गुण ज्यादा तो अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा। बोली बात समझ में आ रही है क्या, मतलब क्या हो रहा है, आप दोनों चीजों को रिलेट कर सकते हो। क्या बात करते हैं हम कि भाई ऑक्सीकरण अंक जिसका ज्यादा होगा, ऑक्सीकरण अंक जिसका ज्यादा होगा, भाई जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगी उसके सहसंयोजी गुण भी ज्यादा, उसके सहसंयोजी गुण भी ज्यादा होंगे। ठीक है, और जिसके सहसंयोजी गुण ज्यादा होंगे, ऑक्सीकरण देखो ऑक्साइड का ऑक्सीकरण अंक अधिक, उसका अम्लीय सामर्थ्य भी अधिक पाया जाता है। तो जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्यादा उसका अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा। तो बोलिए अम्लीय सामर्थ्य के बारे में भी आप यहां से पता कर सकते हैं,
है जी, अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा, ऑक्सीकरण संख्या भी ज्यादा और सहसंयोजी गुण भी ज्यादा। बताइए इन तीन चीजों को आप रिलेट कर पा रहे हैं? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में रिलेट कर रहे हैं। क्या रिलेट कर रहे हैं? केवल इतनी सी चीज रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पर ये चीज लिख लेते तो आपको पूरा एकदम पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी आप लोगों के दिमाग में कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि जिन ऑक्साइड के आयनिक गुण अधिक होते हैं उनके गलनांक भी अधिक होते हैं। मतलब सहसंयोजी गुण ज्यादा होंगे, है ना, मतलब आयनिक गुण अधिक है तो गलनांक भी अधिक है। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को इसके साथ में रिलेट कर दूं, है ना, मैंने क्या कहा, आप सब चीजों को एक साथ लेकर के चलें, है ना, और एक साथ लेकर के चलने के अलावा उन सबको आपस में रिलेट भी करते चले। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीकरण अंक को पकड़ के रखें और सारी चीजों को ऑक्सीकरण अंक से ही जोड़ते हुए चल रहे हैं। देखो आप पहले पॉइंट से ही शुरू हो जाते हैं। ये देखिएगा पहला पॉइंट कि भाई संक्रमण धातु का सामान्य सूत्र ये होता है क्षारीय अम्लीय उभयधर्मी हो सकते हैं। ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य वगैरह के बारे में बात यहाँ पर हुई थी ऑक्साइडों के। देखिए आप, ये देखो, है ना, तो बात यह हुई ऑक्सीकरण अंक ज्यादा तो सहसंयोजी गुण भी ज्यादा, सहसंयोजी गुण ज्यादा तो अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा। बोलिए बात समझ में आई? अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, इस पॉइंट को भी हम उस पॉइंट से रिलेट कर देंगे, जोड़ देंगे। अभी देखिए आपको इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये चार जो मैं यहाँ पर लिखूंगी पॉइंट्स, उनसे ही आपका ऑक्साइड कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन के टाइम पे आप केवल ये 4 चीजें पढ़ के जाएंगे, चौथी चीज मैं अभी लिखूंगी, तो भी आप ये पूरा का पूरा पॉइंट एज इट इज लिख सकते हैं। फिर आपको कभी भी समस्या ही नहीं आएगी कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है, कौन सा ऑक्साइड क्षारीय है, कौन सा उभयधर्मी, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए क्या बोल रहे हैं पॉइंट कि जिनका आयनिक गुण ज्यादा है, आयनिक गुण ज्यादा है इसका मतलब सहसंयोजक गुण कम है। सहसंयोजी गुण जो है वो कैसे होंगे? कम है। भाई आयनिक गुण ज्यादा है इसका मतलब सहसंयोजी गुण कम है ना, तो आयनिक गुण अधिक होते हैं उनके गलनांक अधिक होते हैं। तो इसका मतलब जो है जिनके सहसंयोजी गुण कम होंगे उनके गलनांक अधिक होंगे। बोलो यही बात आ रही है ना। तो जिनका, अब यहाँ पर इस चीज को रिलेट करते हैं कि ऑक्सीकरण अंक ज्यादा, सहसंयोजी गुण ज्यादा, सहसंयोजी गुण कम तो गलनांक अधिक, है ना, और सहसंयोजी गुण ज्यादा तो गलनांक कम। तो यहां देखो सहसंयोजी गुण ज्यादा तो गलनांक कम। बोलिए बात समझ में आ गई क्या? केवल 4 पॉइंट, है ना, और पूरा ऑक्साइड खत्म। क्या कि भाई ऑक्सीकरण अंक जैसे जैसे बढ़ेगा सहसंयोजी गुण वैसे वैसे बढ़ेंगे, अम्लीय सामर्थ्य वैसे वैसे बढ़ेगी और गलनांक वैसे वैसे उन ऑक्साइडों के कम होते चले जाएंगे। यानी कि ऑक्सीकरण संख्या से 1, 2 सहसंयोजी गुण और अम्लीय सामर्थ्य तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और गलनांक क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? केवल 4 पॉइंट और आपका ऑक्साइड क्लियर। बोली बात समझ में आ गई? यार इससे अच्छा मैं नहीं पढ़ा सकती, है ना, मैं इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकती हूँ बेटा, क्योंकि मेरे को आता ही नहीं है, मैंने ऐसे ही सीखा है। आप लोग भी वैसे ही सीख जाओ, है ना, और आप लोगों को यदि इससे अच्छा तरीका होता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो बताइए ऑक्साइड खत्म, आगे बात चलते हैं। ये पॉइंट बोल रहा है कि ऑक्सो ऋणायनों के बारे में बात करो। अच्छी बात, हम कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पर 2 ऑक्सो ऋणायनों के बारे में आप लोगों को चर्चा करनी है। एक तो परमैंगनेट के ऊपर, है ना, और एक डाइक्रोमेट के ऊपर। जैसे कि डाइक्रोमेट, है ना, डाइक्रोमेट पर चर्चा करनी है आपको, है ना। डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7 2-, ये जो आयन होता है इसको डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन। और दूसरी चर्चा करनी है आपको परमैंगनेट पर, परमैंगनेट आयन पर चर्चा करनी है। ठीक है, परमैंगनेट आयन क्या होता है? MnO4-। ठीक है, परमैंगनेट आयन और डाइक्रोमेट के बारे में हम लोगों को यहाँ पर ऑक्सो ऋणायनों में पढ़ना है। अब इसके कलर की चर्चा करते हैं। बेटा ये परमैंगनेट जो होता है ना, ये कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। जैसा हमारा ये बोर्ड नजर आ रहा है ना, लगभग वैसा ही नजर आता है आपको। और ये तो आपने देखा भी होगा, आप लोग जब लेबोरेटरी में जाते हैं टाइट्रेशन वगैरह करने के लिए, अनुमापन करने के लिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए, तब आप जो ब्यूरेट होता है वो लंबी सी टीपू सुल्तान की तलवार के जैसा, वो क्या होता है, उसमें क्या भरते हैं आप? MnO4 डालते हैं, है ना। और ये जो डाइक्रोमेट है आपका, ये नारंगी रंग का होता है बेटा,
इनके कलर थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक में आप कलर पे भी ध्यान दीजिएगा कि कौन नारंगी होता है, कौन बैंगनी होता है, कोई हरा होता है, कोई पीला होता है ना। तो बड़ी कलरफुल आज की क्लास या आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है। तो डाइक्रोमेट आयन और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब इन दोनों के बारे में पढ़ना क्या क्या है ना, 3 टॉपिक पढ़ने हैं। क्या भाई, पहला तो इनका निर्माण, प्रिपरेशन रिएक्शन के भाई निर्माण कैसे होता है इन लोगों का, दोनों का ही है ना, दोनों के निर्माण के बारे में हम लोगों को बात करना है। निर्माण हो जाए फिर उसके बाद में हमें चर्चा करनी है इसके गुणों की है ना, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है इनके, इसके भी गुण अलग से पढ़ेंगे, इसके भी गुण अलग से पढ़ेंगे हम लोग। गुण के बाद में हम बात करेंगे इनकी संरचना की, इन दोनों की संरचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई पोटेशियम के परमैंगनेट की और डाइक्रोमेट की जो संरचना होती है वो किस तरह की होती है, और लास्ट में बात करेंगे हम इसके उपयोगों की। बोलिए, इन 4 चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर ऑक्सो ऋणायनों में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ वैसा का वैसा हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे। पर जब आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, सच्ची बता रही हूँ, वापस बंद कर दोगे खोलते ही, करके देख लेना। बच्चों की बात कर रही हूँ है ना, तो कुछ टीचर्स अगर जुड़े हुए हों तो माफी चाहती हूँ मैं आप लोगों से, सबको सब कुछ आता है ना। और पर बच्चे जब होते हैं ना, जब मैं पढ़ती थी ना बेटा, तो क्या होता था, जैसे ही ये वाला टॉपिक आता था एनसीईआरटी में, मैं उसको देखती थी, अरे बाप रे इतनी सारी रिएक्शन, झट से बंद कर देती थी, होता ही नहीं था मेरे से पर धीरे धीरे सीख गए है ना, हमारे गुरुजी ने हम लोगों को अच्छे तरीके से सिखाया, अब हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले बात करनी है। कहाँ गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका सूत्र होता है K2Cr2O7 है ना। अब इसके निर्माण को देखना बेटा, रिएक्शंस बाद में बताऊंगी, पहले देखो ये निर्माण कैसे होता है। आप कोई सा भी ऑक्सो ऋणायन बनाएंगे ना, तो अयस्क लेंगे, अयस्क मतलब ओर है ना। तो एक होता है क्रोमाइट ओर, क्या होता है बेटा, क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर या क्रोमाइट अयस्क आप लेंगे। ठीक है, इस क्रोमाइट अयस्क को किस तरीके से आप ट्रीट करवाएंगे है ना, क्या क्या उसमें चेंजेस होंगे, वो सारी रासायनिक अभिक्रिया में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो क्रोमाइट ओर जो है या क्रोमाइट अयस्क जो है वो क्रोमेट आयन में परिवर्तित होगा, पहले किस में परिवर्तित होगा, क्रोमेट आयन में परिवर्तित होगा। ये जो क्रोमेट आयन है फिर आगे रिएक्शन करके ये किसी और के डाइक्रोमेट में परिवर्तित होगा, डाइक्रोमेट में परिवर्तित होगा किसी और के, है ना। ये कौन है अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। और हमें बनाना क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर बाद में इस डाइक्रोमेट को हम जो है पोटेशियम के अन्य सॉल्ट्स के साथ में या पोटेशियम के अन्य लवणों के साथ में जब ट्रीट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये 4 स्टेप्स आप लोगों को पढ़ने, पहले आपको क्या लेना है, क्रोमाइट अयस्क लेना है। क्रोमाइट अयस्क को ट्रीट करवा करके आप उसमें से क्रोमेट आयन अलग करेंगे। क्रोमेट आयन जो है वो किसी और का डाइक्रोमेट बनाएगा और किसी और का डाइक्रोमेट जो है हम चेंज करके किसमें परिवर्तित करेंगे, हमारे पोटेशियम डाइक्रोमेट में। बोलिए, इतना इतना खाका आप लोगों को इसके निर्माण में समझ में आ गया होगा बच्चों। अब होता कैसे है ये सारा काम, इधर देखिएगा, ये रहा आपका क्रोमाइट अयस्क। ये कौन है आपका क्रोमाइट अयस्क, ये FeCr2O4, ये कौन है बच्चों, क्रोमाइट अयस्क है, जो कि कैसा होता है, काले रंग का होता है। इसको जब आप सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें जब आप ट्रीट करवाते हैं या इनकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको जल में घुलनशील Na2CrO4, ये ए है बच्चों, इसको ए कर लेना है ना, Na2CrO4 है ना, सोडियम क्रोमेट मिलता है ना। क्या है ये, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 क्रोमेट। ठीक है, सोडियम क्रोमेट मिलता है, यानी कि पहले ये काला था, बाद में ये पीला सोडियम क्रोमेट बना। अब सोडियम क्रोमेट थोड़ी ना, अपने को तो पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, क्रोमाइट से क्रोमेट बनेगा, बोलो बनेगा। अच्छा, साथ में यहाँ पर Fe2O3 का अघुलनशील, यानी कि जल में ये तो घुलनशील होता है और ये अघुलनशील होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको जल में घोल करके अलग कर लेंगे, उसको छान देंगे, है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड वो तो ऊपर उड़ ही जाएगी,
है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, देखिए जब आप क्रोमाइट अयस्क लेते हैं तो 4FeCr2O7 8 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ में और 7 मोल ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करती है तो आपको क्या मिलते हैं, 8 मोल सोडियम क्रोमेट के मिलते हैं, 2 मोल फेरिक ऑक्साइड के मिलते हैं और 8 मोल आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इन प्रोडक्ट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो गैस के फॉर्म में उड़ गई, ठीक है। अब ये दोनों बचे, है ना। अब अपने को तो ये चाहिए, वो चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे। पानी में घोलते क्या होगा, ये तो पानी में घुल जाएगा, देखिए जल में घुलनशील हो जाएगा और वो जो है वो अलग अघुलनशील रहेगा। अब जब पानी में जो चीज घुल जाती है उसको अलग कर लेते हैं छान करके अघुलनशील पदार्थ से। तो अघुलनशील पदार्थ को हटा दिया हमने और हमने क्या लिया, घुलनशील पदार्थ, जो कि अपना क्या था, सोडियम क्रोमेट। कैसा था बेटा, पीला सोडियम क्रोमेट आप लोगों ने यहां लिया, है ना। अब इस सोडियम क्रोमेट को अम्लीय माध्यम में, यानी कि H2SO4, अच्छा खासा बढ़िया अम्ल चाहिए आप लोगों को, है ना। H2SO4 आप यहां पर लेंगे। H2SO4 के साथ में जब आप इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, ये सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा, डाइक्रोमेट में। मैंने कहा था ना किसी और के डाइक्रोमेट में, है ना। क्रोमेट में परिवर्तित होगा, है ना। क्रोमेट किसी और के डाइक्रोमेट में परिवर्तित होगा। अब फिर बाद में ये जो यहां से डाइक्रोमेट है, इसको आप पोटेशियम के किसी लवण के साथ में अभिक्रिया करवा करके नारंगी रंग का पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कैसा होता है बच्चों, नारंगी रंग का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। देखो पहले ये काला था, बाद में पीला हुआ, फिर ये नारंगी प्राप्त हो गया, काला पीला नारंगी। क्रोमेट डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। डाइक्रोमेट को मैंने बोला नहीं है कि कौन सा डाइक्रोमेट, आप समझ जाएंगे कि सोडियम का डाइक्रोमेट है, ठीक है। और यहाँ से NaCl जो है वो अलग आपको प्राप्त हो जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की इससे सरल विधि नहीं मिलेगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, क्रोमाइट जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके घुलनशील सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन करता है। ये सोडियम क्रोमेट जो है वो अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है और ये डाइक्रोमेट जो है पोटेशियम के किसी लवण के साथ में मिलकर के पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण करता है। क्लियर है, देख लो अच्छी तरीके से। तो मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, रंग भी अपने को याद रखना है, काला पीला नारंगी, काला पीला नारंगी, काला पीला नारंगी। हो गया होगा अब तक तो याद, आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के गुणधर्म, मैंने कहा था निर्माण के बाद में हम किसके बारे में बात करेंगे, गुणधर्मों की बात करेंगे। तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट के गुणधर्म, क्या बोलते हैं गुणधर्म भाई, आपने यहाँ पर 2 आयन देखे, एक तो क्रोमेट देखा और डाइक्रोमेट देखा, है ना। क्रोमेट का फॉर्मूला क्या था, CrO4 2 Na2CrO4 बनाया था ना आपने, सोडियम क्रोमेट। तो Na अगर हटा दे तो CrO4 2- बचेगा। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7, इसमें से 2 के हटा दोगे तो Cr2O7 पे 2- चार्ज बचेगा। तो बच्चे ये दोनों आयन होते हैं, ठीक है। अब ये आयन कैसे होते हैं, आयनिक साम्य में होते हैं, है ना। आयन है तो आयनिक साम्य में होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अगर आप क्रोमेट आयन को अम्लीय माध्यम में ट्रीट करवाओगे तो डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाएगा और डाइक्रोमेट को आप क्षारीय माध्यम में ट्रीट करवाओगे तो ये क्रोमेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि आप पीले क्रोमेट आयन में अम्ल डाल दो तो ये नारंगी रंग के डाइक्रोमेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा और इस नारंगी रंग के डाइक्रोमेट में आप क्षार मिला दोगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, क्रोमेट आयन पीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो पीले से नारंगी, नारंगी से पीला, ठीक। क्रोमेट आयन तथा डाइक्रोमेट आयन दोनों आयनिक साम्य में रहते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अगली बात क्या बोलते हैं कि K2Cr2 जो है ना वो अच्छा ऑक्सीकारक होता है। क्यों अच्छा ऑक्सीकारक होता है, देखो अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 में Cr जो है वो 3+ में परिवर्तित हो जाता है। अभी यहाँ पर देखो इसके ऊपर 6+ ऑक्सीकरण अंक कितना है, +6 निकाल लो। अरे भाई ऑक्सीकरण अंक निकालना अभी सिखा देते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार से निकालते हैं बच्चों, क्रोमियम का निकालना है कि 2 क्रोमियम है तो 2x प्लस 7 ऑक्सीजन है तो 7 इंटू -2 इसका ऑक्सीकरण अंक होता है, बराबर टोटल चार्ज कितना है +2। तो भैया कितना हो गया 2x - 14 बराबर प्लस का 2, तो 2x बराबर हो गया 12। 12 को आप x से डिवाइड करो, मतलब x निकालना है तो आप 12
कुछ 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा कितना 6, तो भैया +6 आ गया ना। तो क्रोमेट के ऊपर, क्रोमियम के ऊपर पहले कितना चार्ज होता है, यहाँ पर +6 चार्ज होता है, ठीक है। अब ये +6 से +3 में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसका क्या हो गया, खुद का अपचयन हो गया। ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण अंक का कम होना अपचयन कहलाता है। तो देखो +6 से +3 पे जा रहा है, बोली जा रहा है ना, जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका खुद का अपचयन हो रहा है। खुद जो है वो अम्लीय माध्यम में अपचयित होकर के दूसरों का क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, इसलिए ये अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के गुणधर्मों में अगली बात करते हैं कि भाई इसका ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं, तो बताइए क्या करेंगे। आयोडाइड, I- को क्या बोलते हैं, आयोडाइड आयन को, है ना। आयोडाइड आयन को किस में परिवर्तित कर देंगे, आयोडीन में परिवर्तित कर देंगे। देखो आयोडीन गैस है ना, आयोडाइड आयन से आयोडीन में परिवर्तित कर दिया, यानी कि इसका ऑक्सीकरण कर दिया। देखो ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना, ऑक्सीकरण देखो माइनस से 0 पे चला गया, माइनस से 0 मतलब बढ़ गया, है ना। ऐसे ही देखो H2S में सल्फाइड या S के ऊपर कौन सा चार्ज था बेटा, 2- था, तो सल्फाइड को सल्फर में परिवर्तित कर दिया। देखिए सल्फाइड को सल्फर में परिवर्तित कर दिया। H2S में सल्फर जो था 2- के फॉर्म में था, और यहाँ पर ये सल्फर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये सल्फर है। तो बताइए ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया ना। ऑक्सीकरण अंक बढ़ने का मतलब ही क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और यहाँ पर फेरस आयन को फेरिक आयन में भी ये परिवर्तित कर देता है। तो देखिए यह आयोडाइड को आयोडीन में, सल्फाइड को सल्फर में तथा फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीकृत कर देते हैं। यानी कि ये जो है, जो अपने डाइक्रोमेट आयन जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जो है ये मतलब SO2 को भी SO4 वगैरह में परिवर्तित कर देंगे। जो आपके ऑक्सैलिक अम्ल होंगे उनको भी परिवर्तित कर देंगे, उनका भी जो है वो ऑक्सीकरण करवा देंगे। तो ये देखिए क्या क्या काम करता है, और इसके बारे में बात करते हैं। यह क्लोराइड आयन के गुणात्मक विश्लेषण, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्या बोलते हैं इसको, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव QUALITATIV एनालिसिस, ANALYSIS एनालिसिस में भी उपयोगी होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस को क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण बड़ा फेमस परीक्षण है क्लोरीन के लिए, है ना। क्लोराइड आयन के गुणात्मक परीक्षण को आप क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है वो क्या होता है कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप क्लोराइड आयन के साथ में ट्रीट करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको क्रोमिल क्लोराइड जो लाल भूरे कलर की गैस निकलती हुई नजर आएगी, वो क्या होगी, क्रोमिल क्लोराइड की गैस होगी। यानी कि वो बताएगा कि हाँ भाई यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, यानी कि क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन के रूप में उपस्थित है। जब आप गुणात्मक परीक्षण करते हैं, जब आप लेबोरेटरी में जाते हैं, तो लेबोरेटरी में जाने के बाद में आपको जो है अलग अलग सॉल्ट्स निकालने के लिए दिए जाते हैं, है ना। टेस्ट ट्यूब में आप लोगों को अलग अलग सॉल्ट, इतनी सी पुड़िया देती है मैडम, है ना, और उस पुड़िया में से थोड़ा थोड़ा सा सॉल्ट ले लेकर के अपने को परीक्षण करना होता है कि भाई कौन कौन है ना। 3 तो कैटायन निकालते हो, 3 एनायन निकालते हो आप लोग, तो उसमें से एक ये होता है ना। तो क्लोराइड आयन का टेस्ट लगाने के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्लोराइड के साथ, अब ये भी पोटेशियम वो भी पोटेशियम, तो यार अलग ही हो जाएगा ना। और क्या मिल जाएगा आपको, क्रोमिल क्लोराइड मिल जाएगा, क्रोमिल क्लोराइड मिल जाएगा, और पोटेशियम बाइसल्फेट अलग हो जाएगा और पानी निकल जाएगा। नेक्स्ट, यह SO2 के साथ में अभिक्रिया करके हरे रंग का विलयन देता है। ये देखिए आपने इसको देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि डाइक्रोमेट जो है, अब डाइक्रोमेट आयन लिया है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल कौन है, डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन जो है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करके Cr3+ में अलग हो जाता है और SO4 2- में अलग हो जाता है। और आप देखो कि Cr और SO4 जो है, इसकी टोपी इसके पैर में और इसकी टोपी इसके पैर में मिलकर के इस तरह के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कैसा होता है बेटा, हरे रंग का होता है। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, किसने डाला, इसने डाला, सल्फर डाइऑक्साइड ने डाला। बोली बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर के क्या करेगा, हरा रंग। नेक्स्ट, K2Cr2O7 की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर संरचना के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम दोनों की ही संरचना बनाएंगे। हम क्रोमेट आयन की संरचना भी बनाएंगे, हम डाइक्रोमेट आयन की संरचना भी बनाएंगे। तो देखिए पहले हम बनाएंगे क्रोमेट आयन की संरचना, ध्यान दीजिएगा, क्रोमेट की संरचना, और इधर हम बना देंगे डाइक्रोमेट की संरचना।
देखो दोनों की संरचना कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, यानी कि चतुष्फलकीय ज्यामिति इनकी होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति यहाँ पर होती है। तो क्रोमेट का जो है आपको CrO4 माइनस, है ना। तो देखिए ये लो जी, कभी कभी ये डबल बॉन्ड भी होते हैं, है ना। अब CrO4 2 माइनस Na2CrO4 आप लोगों ने बनाया था, है ना, Na2CrO4 आप लोगों ने बनाया था। तो Na2CrO4 बनाने का मतलब है कि तो CrO4 क्रोमेट जो है वो कैसा है, CrO4 2 माइनस, और ये कैसा था डाइक्रोमेट, Cr2O7 2 माइनस। बोलिए यही है ना, इन दोनों की संरचना बनानी है। तो इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, उसकी भी चतुष्फलकीय ही होती है। परंतु यहाँ पर जब आप क्रोमेट की संरचना बनाते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव इस पर और एक नेगेटिव इस पर, इस प्रकार की संरचना यहाँ पर प्राप्त होती है। तो क्रोमेट आयन की संरचना आपने देखी कैसी होती है बेटे, चतुष्फलकीय होती है, जिसमें क्रोमियम से जो ये Cr मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ में ऑक्सीजन जो है वो 4 ऑक्सीजन इस प्रकार से, 2 तो डबल बॉन्ड बनाते हैं, आप चाहो तो इसको यहाँ बना दो, इसको बना दो, एक ही बात है ना। चतुष्फलकीय संरचना मैंने आप लोगों को बना के बताई हुई है P ब्लॉक चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से। तो आप कहीं भी किसी को भी रख दें, 109.28 डिग्री का आप लोगों को बॉन्ड एंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा। डाइक्रोमेट बनाते हैं। अब डाइक्रोमेट में देखो 2 Cr है ना, और 7 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन की लड़ाई चल रही है ना, और एक ऑक्सीजन की लड़ाई चल रही है ना। अगर 8 ऑक्सीजन होते तो बताओ उनका डाइमर ही बनता, परंतु एक ऑक्सीजन कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों भाई Cr नहीं Cr, क्रोमियम। हाँ तुम तो एक तो Cr समझ जाओ। तो दोनों भाई जो है ना, भाई प्रॉपर्टी जो है ऑक्सीजन ही है इनके पास में। अब दोनों भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी तो बराबर बटनी चाहिए, है ना। 3 Cr इसको मिलने, 3 ऑक्सीजन इसको मिलने चाहिए। ये लो जी 1 2 3 ऑक्सीजन, है ना, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन इसको भी मिलने चाहिए। अब एक ऑक्सीजन की लड़ाई चल रही है ना, तो क्या होगा, समान अधिकार, आधा ऑक्सीजन इसका आधा ऑक्सीजन इसका, परंतु शामिल में, है ना, और अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टी संभालो। तो इस प्रकार की यहाँ पर स्ट्रक्चर डाइक्रोमेट आयन की पाई जाती है, जिसमें से 2 माइनस चार्ज है, यानी कि एक ऑक्सीजन ये वाला नेगेटिव मान लीजिए और एक ऑक्सीजन ये वाला नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। अच्छा आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है भाई, है ना, परंतु ऑक्सीजन जो है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए तो बॉन्ड बनाएगा। तो आप ज्यादा अच्छा होगा कि हम डबल बॉन्ड बनाएं, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, उधर भी एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो भाई नेगेटिव चार्ज में। तो बोली बात समझ में आ गई क्या। ये तो हो गई क्रोमेट आयन की संरचना, वो भी हो गई डाइक्रोमेट की संरचना। तो क्रोमेट आयन हो चाहे डाइक्रोमेट आयन को हो, दोनों की ही संरचना कैसी होती है बेटा, चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है बच्चों, चतुष्फलकीय होती है। यहां देखिए, अगर मैं इन दोनों ही ऑक्सीजन्स को इस प्रकार व्यवस्थित करूं कि भाई ये एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ, ये इस तरीके से, तो आप देखो आधा स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है उसके जैसा, है ना, और इधर का भी देखो आधा स्ट्रक्चर लगभग चतुष्फलकीय दिख रहा है। तो एक ऑक्सीजन का जो है वो Cr, दोनों Cr जो हैं वो एक ऑक्सीजन का साझा करके रखते हैं। और इसकी भी संरचना कैसी पाई जाती है बच्चों, चतुष्फलकीय। तो बोलिए क्रोमेट और डाइक्रोमेट की संरचना यदि बनाने के लिए कहा जाए तो आराम से बना देंगे। आगे चलते हैं। अब ये कहां कहां उपयोगी होता है, तो देखो अभी अपन ने पढ़ा है कि किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। क्यों, क्योंकि खुद का क्या करा लेता है, अपचयन करवा लेता है। चमड़ा उद्योग में भी ये काम में लिया जाता है, फोटोग्राफी वगैरह जो उद्योग होते हैं, है ना, जो जिलेटिन की जो फिल्म होती है उसको कड़क करने का काम करता है ये, है ना, कांच की जो चीजें होती है उनको चमकाने में, ग्लासवेयर्स वगैरह में ये काम में लिया जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को आपने देखा, इसके निर्माण के बारे में बात की, इसके जो संरचना है उसके बारे में बात करी, इनके गुणधर्मों के बारे में बात करी। अब हम अगली बात करते हैं हमारे, तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट की अब हम बात करेंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट को यदि बनाना हो तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाता है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था डाइक्रोमेट जब हम लोगों ने बनाया था तब भी हमने एक अयस्क लिया था, है ना। यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे, एक अयस्क लेंगे जिसका नाम क्या है, पायरोलुसाइड। अभी आप इसको मत देखो, है ना, पायरोलुसाइड, ठीक है। पायरोलुसाइड जो है वो काले रंग का अयस्क होता है, ठीक है। पायरोलुसाइड से पहले आप क्या बनाएंगे, मैंगनेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, मैंगनेट बनाएंगे। और मैंगनेट जो है वो बाद में हम परमैंगनेट में परिवर्तित करेंगे।
मैग्नेट को बाद में पर मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे। तो काले पायरोलुसाइड को गला करके हम क्या करेंगे, पहले हरा मैग्नेट आयन बनाएंगे, बाद में ये हरा मैग्नेट आयन जो है बैंगनी रंग के पर मैग्नेट में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से ये कार्यक्रम चलता है। पहले आपने लिया पायरोलुसाइड, पायरोलुसाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा MnO2। ये गलित अवस्था में लेते हैं। गलित अवस्था में जब इसकी अभिक्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यानी कि क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर K2MnO4 का निर्माण होता है और H2O का निर्माण यहाँ से हो जाता है। देखिए हो रहा है, ठीक है। अब ये जो K2MnO4 बना है ना बेटा, इसमें MnO4 2- है। 2- देखो दो आयन होते हैं, बच्चों को यही नहीं पता होता है कि मैग्नेट कौन और पर मैग्नेट कौन। एक होता है MnO4 2- और एक होता है MnO4-, ठीक है। ये तो होता है बेटा पर मैग्नेट आयन, ठीक है, और ये वाला होता है मैग्नेट आयन। ये तो होता है मैग्नेट आयन और ये वाला कौन सा होता है, पर मैग्नेट आयन, ठीक है। एक मैग्नेट और एक पर मैग्नेट, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पायरोलुसाइड जो है मैग्नेट आयन में परिवर्तित होता है, बाद में ये जो मैग्नेट आयन जो हरे रंग का होता है, ये हरे रंग का जो मैग्नेट आयन है ये अम्लीय माध्यम में पर मैग्नेट में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, जब ये पर मैग्नेट में परिवर्तित होता है ना बेटा, तो यहाँ से मैग्नेट आयन भी मिलता है कुछ अमाउंट में, और ये मैग्नेट आयन वापस से हम यहाँ पर रीयूज इसको कर सकते हैं। बताइए, रिसाइकलिंग वाली प्रोसेस हो गई, एक बार दिया एक बार यहाँ पर भी बन गया। बोलो आई बात समझ में? तो ये इसके निर्माण की विधि है। कैसे है, पायरोलुसाइड को आप मैग्नेट बनाए, मैग्नेट से आप पर मैग्नेट बनाए। तो ये है आपकी प्रथम विधि, पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की पहली विधि, ठीक है। मेथड नंबर 1, दो मेथड है इसको बनाने की। तो मेथड नंबर 1 में तो देखिए ये हुआ, क्या हुआ, गलित पायरोलुसाइड जो है वो एसिडिक बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किस में परिवर्तित हो गया, मैग्नेट, हरे रंग के मैग्नेट आयन में परिवर्तित हो गया। ये मैग्नेट आयन फिर बाद में सेकेंड स्टेप में अम्लीय माध्यम में पर मैग्नेट में परिवर्तित हो गया। ये हुआ मेरी पहली मेथड। अगली मेथड देखो, अगली मेथड देखिए आपने, अगली मेथड में जो फर्स्ट स्टेप है ये मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 निर्माण की दूसरी विधि, विधि नंबर 2। तो मैग्नेट आयन, ये जो ये क्या है आपका पायरोलुसाइट है, देखिए आप इसको ध्यान से, पायरोलुसाइट है ना, ये पायरोलुसाइट कैसा है, गलित है और काला है ना। अब ये वही KOH के साथ में संगलन करता है वायु या KNO3 के साथ ऑक्सीकरण। वायु का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से। तो बताओ पहला स्टेप सेम हुआ कि नहीं हुआ? वहां भी हमने पहले स्टेप में क्या लिया था, पायरोलुसाइट लिया था, KOH के साथ में अभिक्रिया करवाई थी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या बना था, मैग्नेट आयन बना था। बोलो कि हरे रंग का मैग्नेट आयन बना था कि नहीं बना था? इधर देख लो आप, सेम मेथड है। तो पहला जो स्टेप है वो सेम है। अच्छा, कलर्स का ध्यान रखना, काला हरा बैंगनी, काला हरा बैंगनी। वहां क्या था, काला पीला नारंगी, यहाँ काला हरा बैंगनी, ठीक। तो इधर सेकंड जो मेथड है उसमें पहली जो स्टेप है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ मैग्नेट आयन को पर मैग्नेट में परिवर्तित करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके विद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण करवाएंगे, विद्युत अपघटनी विधि यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो मैग्नेट आयन जो कि हरा कलर का था, ये हरे कलर का मैग्नेट आयन जो है क्षारीय विलयन में विद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण करवा करके इसको आप पर मैग्नेट के बैंगनी आयन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बोलिए, यहाँ इसके निर्माण की विधि आप लोगों को आप आराम से देखने को मिली। पहली स्टेप दोनों ही मेथड्स में सेम है, यहाँ सिर्फ सेकंड स्टेप में अंतर है, ठीक है। निर्माण की ये जो दो विधियां हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की, आप कोई सी भी एक लिख सकते हैं, नंबर आराम से मिलेंगे क्योंकि वहां पर प्रश्न आएगा पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि लिखिए, तो विधि लिख देना। ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट के गुणधर्मों पर चर्चा करते हैं। तो देखो पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ना बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक माना जाता है बच्चों। क्या माना जाता है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक माना जाता है। क्यों इसको अच्छा ऑक्सीकारक मानते हैं, देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसको सबसे अच्छा, बहुत बढ़िया वाला ऑक्सीकारक मानते हैं। अच्छा ऑक्सीकारक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों ही माध्यमों में है ना, क्योंकि ये KMnO4 जो है, KMnO4 जो है अम्लीय माध्यम में भी ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है, यानी कि खुद का क्या करा लेता है, रिडक्शन करवा लेता है। क्षारीय माध्यम में भी, क्षारीय माध्यम में भी ये खुद का रिडक्शन करवा करके ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है।
और उदासीन माध्यम में भी ये खुद का अपचयन करवा करके किसमें परिवर्तित हो जा, किसकी तरह व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अम्लीय माध्यम में ये जो है Mn, अभी यहाँ पर जो भी ऑक्सीकरण संख्या है देखो कि MnO4 में मैंगनीज की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है बेटा +7। ये +7 से जो है अम्लीय माध्यम में +2 ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तित हो जाता है। क्षारीय माध्यम में ये 4+ में परिवर्तित हो जाता है और उदासीन माध्यम में ये 6+ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से खुद का तो क्या करा लेता है, अपचयन करवा लेता है, और बाकी जो है उनका क्या करा देता है, ऑक्सीकरण करवाता है। इसीलिए ये अच्छा ऑक्सीकारक माना जाता है। तो आगे इसकी जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज हैं, वो देखते हैं। यह बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक है बेटा, ठीक है। क्या है, ऑक्सीकारक है। इसको आप ऑक्सीकारक पढ़िएगा, जो तीनों माध्यमों क्षारीय, अम्लीय तथा उदासीन माध्यम में ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। अभी अभी मैंने बताया कैसे व्यवहार करता है। तो देखो अम्लीय माध्यम में क्या हो रहा है, MnO4- जो है आयोडाइड को आयोडीन में परिवर्तित कर रहा है। देखो आयोडीन का भी यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है ना, आयोडाइड से आयोडीन में परिवर्तित हो रहा है। तो खुद जो है वो क्या हो रहा है, +7 से कहाँ जा रहा है बेटा, +2 में जा रहा है। तो खुद का तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है, और आयोडाइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये अच्छा ऑक्सीकारक है। अम्लीय माध्यम में ये कैसे कर रहा है, इधर देखो आप C2O4 ऑक्जेलेट आयन है। कौन सा आयन है बच्चों, ऑक्जेलेट आयन। ये ऑक्जेलेट आयन जो है ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया यानी कि इसका ऑक्सीकरण करवा दिया ना, है ना। और खुद जो है वो Mn2+ में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, अपचयित हो गया। अगली प्रॉपर्टी देखो, अगला गुणधर्म उदासीन या क्षारीय माध्यम में देखो इसको MnO4- जो है वो आयोडाइड को IO3 में भी परिवर्तित कर देता है ना। IO3 में यानी कि आयोडाइड को IO3 में परिवर्तित करना, यानी कि इसका क्या करवा रहा है, ऑक्सीकरण करवा रहा है। कौन, अपना परमैंगनेट आयन, है ना। उदासीन या हल्का क्षारीय माध्यम यहाँ पर आप ले लेंगे, लाइट, बिल्कुल हल्का क्षारीय माध्यम, थोड़ा सा ही बेस मिलाएंगे हम, है ना, थोड़ा सा क्षार डालने, हल्का क्षारीय माध्यम है ना। हल्के क्षारीय माध्यम में बहुत पानी मिला हुआ, यानी कि तनु क्षार की उपस्थिति में क्या करा लेगा, इसका खुद ऑक्सीकरण करवा देगा IO3 में, और खुद जो है वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देखो +4 अवस्था है यहाँ देखो, और ये देखो +7, बोलिए है +7 से +4 में जाना यानी कि रिडक्शन होना, और आयोडीन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट जो है अम्लीय, क्षारीय और उदासीन माध्यमों में क्या करता है, खुद तो अपचयित हो जाते हैं और सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी संरचना की। संरचना देखिए, आप दोनों की संरचना में बना देती हूँ, मैंगनेट की भी बना देती हूँ और परमैंगनेट की भी बना देती हूँ। परमैंगनेट आयन कौन होता है, MnO4- और मैंगनेट आयन कौन होता है, MnO4-, मैंगनेट आयन। ये है परमैंगनेट आयन, ठीक। मैंगनेट आयन और परमैंगनेट आयन दोनों की संरचना कैसी होती है बेटा, वही चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। यानी कि इसकी भी कैसी पाई जाएगी, चतुष्फलकीय संरचना होगी, और परमैंगनेट की भी चतुष्फलकीय संरचना होगी, ठीक। कैसी होगी देखो, दोनों की ही स्ट्रक्चर वही, जैसे अपन ने भी थोड़ी देर पहले क्रोमेट आयन की और क्रोमाइट आयन की बनाई थी ना। देखो दो तो अपन ने डबल बॉन्ड बनाए थे, है ना, और एक अपन ने ऐसा ऐसा बनाया था पिछली संरचना में। अब की बार देखो 2- चार्ज है ना, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और वहां पर 1- चार्ज है ना बेटा, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। मैं उसको यहाँ ऊपर बना देती हूँ, और बाकी के जो 3 ऑक्सीजन है वो इस तरीके से टेट्राहेड्रली डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो वो हो गया आपका परमैंगनेट आयन, और ये हो गया आपका मैंगनेट आयन। दोनों की संरचना कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी। आगे चलते हैं।
परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग देखो, प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, बढ़िया अच्छा ऑक्सीकारक माना जाता है। विसंक्रामक तथा घावों को साफ करने वाले कीटाणु नाशक की भांति भी इसको काम में लिया जाता है। जब हमें घाव हो जाते हैं, लग जाती है ना, तब भी हम पोटेशियम परमैंगनेट को लगा सकते हैं और अपने घावों को साफ कर सकते हैं। हमें डिसइंफेक्टेंट की तरह ये काम करता है, जल के शुद्धिकरण में भी काम आता है और वीरंजक की भांति भी ये काम करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन करता है। आप इसमें KMnO4 में SO2 डालो, है ना, SO2 डालने के बाद में आप देखो ये विरंजन का काम करेगा, और किसकी क्यों करेगा ये आपके ऊपर है ना। अब आप बताएंगे मुझे ये क्यों जो है विरंजक की भांति व्यवहार करता है और SO2 के साथ में जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में और परमैंगनेट के बारे में, ऑक्सो ऋण आयनों के बारे में, संक्रमण धातु के ऑक्साइड और ऑक्सो ऋण आयनों के बारे में, उनके निर्माण के बारे में बात की, उनके उपयोग के बारे में बात की, उनके गुणधर्मों पर बात की और इनकी संरचनाओं के ऊपर भी बात की। ऑक्साइडों में किस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर से सहसंयोजक लक्षण, आयनिक लक्षण, अम्लीय सामर्थ्य, गलनांक वगैरह काम करते हैं या किस तरीके से रिलेट करते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। मैं श्रुति मलवी आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।